आज जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भारत का संविधान है। इसका लेखक डॉक्टर जय नारायण पांडे हैं। यही बुक है और इसका पहला पेज अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी वर्ष भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इतने बलिदान के फलस्वरूप अर्जित इस स्वतंत्रता को संजोए रखने के लिए इससे अभी बहुत कुछ करना था। सर्वप्रथम देश के प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य सामने था, जिसके लिए हमारे नेताओं के एक सुदृढ़ ढांचा निर्मित करना था। भारत को एक संविधान की रचना करनी थी। यह कार्य सरल नहीं था, अनेक बाधाएं थी। इन सब के बावजूद संविधान निर्मात्री सभा ने अथक परिश्रम तथा कार्य कुशलता का परिचय दिया और एक सर्वमान्य संविधान की रचना करने में सफल रही। स्वतंत्रता के पवित्र दिन के पश्चात दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। संविधान की परिभाषा। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो राज्य सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। ये परिभाषा वेड एंड फिलिप्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पृष्ठ 1 में है। संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए किया जाता है जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, उनके पारस्परिक संबंधों और प्रमुख कार्यों को विनियमित करते हैं। विधिक अर्थ में ये दो नियम प्रकार के होते हैं: कठोर विधि नियम और प्रथाएं, जिन्हें सामान्यतः अभिमत कहा जाता है, जो अधिनियमित नहीं होती है किंतु सरकार से संबंधित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है। ये ऐसे अनेक नियम और प्रथाएं हैं जिनके अनुसार हमारी सरकार की प्रणाली का संचालन किया जाता है। ये इस अर्थ में विधि का भाग नहीं थे कि उनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती थी। अतः एक संवैधानिक विधि का अधिवक्ता सरकार के विधिक पहलुओं से ही सरोकार रखता है। फिर भी उस संवैधानिक विधि के इतिहास और राजनीतिक संस्थाओं के संचालन के लिए उपयुक्त प्रथाओं और अभिमतों का ज्ञान रखना आवश्यक होती है। किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता है। संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। अतः भारतीय संविधान के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के सम्यक ज्ञान के बिना हम संविधान को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें अंग्रेजों के भारत आगमन काल से पहले नहीं जाना होगा, क्योंकि भारत में संवैधानिक परंपरा का विकास अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय से ही प्रारंभ हुआ। आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव एवं विकास इसी काल में हुआ। भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यहाँ हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय से लेकर आज तक के भारतीय संविधान के क्रमिक विकास संक्षिप्त विवरण देंगे। इस विकास काल को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं: 1600 से 1765, 1765 से 1858, 1858 से 1919, 1919 से 1947, 1947 से 1950। पहला है 1600 से 1765 अंग्रेजों का भारत आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। इस काल को इंग्लैंड में इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। जनता सुखी एवं संपन्न थी। अंग्रेजों ने साहसिक समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक उसी समय वहां भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति की खबर पहुंची। भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा तथा समुद्री यात्राओं की उमंग ने अंग्रेजों के भारत की ओर आकर्षित किया।
कुछ साहसिक अंग्रेज व्यापारी ने एक कंपनी स्थापित की जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ के एक राजलेख चार्टर द्वारा की गई, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। इस राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के प्रबंध की समझ शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यों के परिषद में निहित थी। गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे नियम, विधियों एवं अध्यादेश को बनाने का प्राधिकार दिया गया था जिससे कंपनी के प्रशासन एवं प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा उसके कर्मचारियों को अनुशासन में रखा जा सके। कंपनी को इन विधियों को उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को समुचित दंड देने की शक्ति भी प्राप्त थी। अद्यपि कंपनी की विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी, फिर भी इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इनमें वे बीज निहित थे जिनसे अंतोगत व आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का विकास हुआ। कंपनी ने भारत वर्ष के प्रत्येक व्यापारिक स्थानों में अपने व्यापारिक केंद्र एवं कारखानों की स्थापना की। भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। सूरत में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई थी। कालांतर में कंपनी ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इन नगरों को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। इसका प्रशासन प्रेसिडेंट एवं उसकी परिषद करती थी। इस काल में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना भारतीय शासकों की अनुमति से की थी, किंतु धीरे धीरे कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा और वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगी। भारत में एक व्यापारिक संस्था के रूप में विकसित होकर से उसने अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियाद डालने का कार्य किया। मिस्टर इल्बर्ट के अनुसार कंपनी की जो रियायतें मुगल शासकों से प्राप्त हुई थी उन्होंने कंपनी को भारत में स्थापित कर दिया और ब्रिटिश सम्राट इस कंपनी के माध्यम से दूसरी शक्तियों के विरोध में प्रादेशिक संप्रभु बन गया। अंत में ब्रिटिश सम्राट ही संपूर्ण ब्रिटिश भारत में संप्रभुता रखने लगा और अधीनस्थ देशी रियायतों का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसके परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। अब तक विधि बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। वे लोग भारत की परिस्थितियों से बिल्कुल अभिज्ञ होते थे। इस प्रकार 1726 के राजलेख ने भारत स्थित कंपनी की सरकार, गवर्नर जनरल की परिषद को उप नियम और अध्यादेश को पारित करने का प्राधिकार प्रदान किया और उनको उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की। किंतु गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति पर दो मुख्य प्रतिबंध थे। प्रथम यह कि उसके द्वारा निर्मित विधियां आंग्ल विधियों के विपरीत न हो और दूसरे यह कि वे युक्तियुक्त हो। उपयुक्त विधियां तब तक प्रभावी नहीं होती थी जबकि वे इंग्लैंड स्थित कंपनी के निदेशकों की सभा द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो। अभी तक कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में ही कार्य कर रही थी। इसे शासक बनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका था, किंतु इसके पश्चात कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला बदल दिया और बंगाल का शासन सूत्र अपने हाथों में आ गया। यह काल भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का काल था। उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। इस अवसर पर अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक बन बैठे। प्लासी की जीत से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप इन इलाकों में मालगुजारी वसूलने तथा दीवानी न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया। मिस्टर इल्बर्ट ने कहा कि सन 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तन काल समझा जा सकता है क्योंकि इसी समय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रादेशिक संप्रभुता स्थापित करने का काल आरंभ होता है। अब कंपनी अपने व्यापारिक रूप से पूर्णतः त्याग कर एक वास्तविक शासक के रूप में सामने आई। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में फिर देखेंगे।